हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ हो रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, इन सभी तथ्यों के साथ हम शुरू करेंगे। देखिए, आधुनिक भारत कोई अचानक से आया हुआ समय नहीं है। हर एक समय का, हर एक फेज का अपना स्थान होता है। कोई भी स्थान क्रमशः चलता है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यानी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में एक फेज आता है कि वहीं से शुरुआत उसकी होने लगती है। तो यही हाल है आधुनिक भारत के इतिहास का। हमारा हिंदुस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है, किसी को महाद्वीप कहना, उपमहाद्वीप कहना क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब उसको हर तरफ से सुरक्षा प्राप्त हो। जैसे किसी भी एक महाद्वीप के लिए सब तरफ से जल का सुरक्षा प्राप्त है, किसी का भूमि से सुरक्षा प्राप्त है, तो भारत को दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में बृहद हिमालय, हिंदू कुश, यानी कि ऐसी सुरक्षा, ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि एक उपमहाद्वीप की भांति दिखाई देता है। और यही वजह है कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उपमहाद्वीप के अंतर्गत नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सारे देश आते हैं। लेकिन जिस समय की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उस समय एक गुलाम भारत, जहाँ पे मुग़लों का शासन था। मुग़ल भी हमारे पर रूल ही तो कर रहे थे, हम गुलामी तो थे उनके। लेकिन बशर्ते फ़र्क इतना है अंग्रेज़ों के गुलामी में और मुस्लिमों के गुलामी में कि जब हमारे यहाँ मुग़ल शासन कर रहे थे तो यही के बन के रह गए, और अंग्रेज़ों ने हमें छला और हमें यहाँ से लूट करके हमारे सारे धन संपदा को अपने यहाँ ले गए। तो क्या ये एकाएक हो गया? ये एक दिन में हो गया? तो किसी भी परिस्थिति को या किसी भी कार्य प्रणाली को एक दिन का आधार नहीं माना जाता। वो एक दिन में नहीं होता। एक लंबा प्रयास होता है, एक लंबा समय होता है। धीरे धीरे हम समझ तो नहीं पाते हैं, लेकिन हम किसी दलदल में फंसते चले जाते हैं। भारत में यूरोपीय कैसे आए? एक व्यापारी की भांति आए। तो क्या वास्को डी गामा के व्यापारी होने से बस हमारा आधार बनने लगा कि हम गुलाम बन गए? क्या इसके पहले हमारे भारत का व्यापार किसी अन्य देश के साथ नहीं होता था? तो होता था, व्यापार भी होता था और व्यापार से हमें लाभ भी होता था। लेकिन कहा जाता है कि परिस्थितियां जब बदल जाएं, सामने वाला जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है उसके सामने हम कमज़ोर पड़ जाएं, हम खंडित हो जाएं, तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी और हम दूसरे के गुलाम बन जाएंगे। कभी कभी लगता है कि हम गुलाम किसी के नहीं हैं, लेकिन जब आप कमज़ोर होते हैं तो आप मानसिक रूप से सही, शारीरिक रूप से सही, आर्थिक रूप से सही, धार्मिक रूप से सही, राजनैतिक रूप से सही, लेकिन किसी न किसी रूप में हम किसी के बस में हो जाते हैं। ये भारत है। हमारा व्यापार भारत का ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, और ये हिमालय की चोटी है, और ये हिमालय श्रेणी है। यानी कि हम पहले व्यापार करते थे तो स्थल मार्ग से व्यापार होता था,
व्यापार के 3 मार्ग थे। पहला मार्ग था हमारा फारस की खाड़ी, ये मार्ग, और दूसरा मार्ग था हमारा लाल सागर, और तीसरा मार्ग था हमारा स्थल मार्ग। यानी कि जो भारत का व्यापार होता था वो इन्हीं तीनों मार्गों से होता था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन मार्गों पे मध्य एशिया होते हुए इधर रूस निकल जाते थे, इधर आकर के तुर्की, अफगानिस्तान होते हुए तुर्की और वेनिस चले आते थे। लेकिन जिस समय हमारा व्यापार होता था उस समय वेनिस यानी इटली ये ताकतवर था। वेनिस ही व्यापार का गढ़ हुआ करता था। चाहे इधर से कोई माल लेकर के आए तो वेनिस ले जाएगा, पूरे यूरोप में अगर खरीदा जाएगा माल तो वेनिस में खरीदा जाएगा। यानी ये जो इटली है, रोम यहाँ होता था, रोम यहीं पे रोम में, वेनिस के पास में, तो वेनिस ही सर्वे सर्वा होता था। अब कोई भी, चाहे जो भी पड़ोसी देश हों, यूरोपीय भी चाहते थे कि अकेले वेनिस ही फायदा उठाता है। लेकिन 1453 तक 1453 ईस्वी तक वेनिस बादशाह होता था। लेकिन तब तक तुर्की और अरब एक नहीं थे। ये अरब हैं और ये तुर्की है, और इन दोनों को पता है कि व्यापार कहां से आता है, माल कहां से आता है, भारत से। माल कहां से आता है, दक्षिण पूर्व एशिया से। और कहा जाता है कि जो हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है, पूरा हिंद महासागर ही आता है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पे अभी तक किसी को यह नहीं पता था। अच्छा, जरूरत ही कहा गया है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमें जरूरत ना हो तो हम किसी चीज को क्यों खोजेंगे, हमें जरूरत ना हो तो हम इस पेन को क्यों लाएंगे। हमारी आवश्यकता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती खोज करते रहते हैं। अब 1453 में तुर्की और अरब एक हो गए और इन्होंने कर लिया युद्ध और इस मार्ग को कर दिया बंद। इधर हो गया पूरा ये जो क्षेत्र है ये हो गया मुसलमानों का कब्जा। यानी अरब ने कहा कि हम व्यापार पे इधर संभालते हैं, आप इनको संभालिए, हम दोनों लोग मिल करके फ़ायदा लेते हैं, हम इनको देंगे ही नहीं फ़ायदा। अब वेनिस कमज़ोर पड़ने लगा। जब तुर्की और अरब ने, तुर्की का एक प्रांत था यहाँ पे, अभी अरब को ध्यान में न रखिए, अभी तुर्की को रखिए, एक प्रांत था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया एक गढ़ होता था हाट का, बाजार का, और कुस्तुनतुनिया था आपके तुर्की के पास। और कुस्तुनतुनिया में रोम यानी वेनिस के लोग ही ज़्यादातर व्यापारी और लेखक हुआ करते थे। यही लोग, जो इटली के लोग थे, यही यहाँ संभालते थे। सारे माल इधर से जो जाते थे वो सब कुस्तुनतुनिया में जमा होते थे और बाद में वेनिस भेज दिए जाते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया पे 1493 में तुर्की ने कर लिया कब्जा।
तुर्की ने कब्जा कर लिया और जितने ईसाई थे या यूरोपीय, सबको तुर्की ने मार मार करके भगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ के व्यापारी भाग भाग के वेनिस आए, इटली आए, यूरोप में भागने लगे कि तुर्की मार रहा है। हाय तौबा मच गई यहाँ, और कस्तुनतुनिया का हो गया पतन। कब्जा हुआ तुर्की का। अब यहाँ से यूरोपीय भाग गए। लाल सागर पे ये मिस्र है, इस पे सब पे इन्हीं लोगों का आधिपत्य हो गया। अब ना लाल सागर का मार्ग इस समय, अभी ध्यान रहे, लाल सागर में सुएज नहर बना है 1869 में, और मैं बात कर रहा हूं 1453 की, यानी सुएज नहर अभी बना नहीं है। लाल सागर यहां के बंद हो जाता है। मिस्र के यहां पे सिनाई प्रायद्वीप है। क्या है? सिनाई प्रायद्वीप। ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, ये मिस्र का कब्जा है, और ये अनुमति देंगे तो व्यापार होगा। अब ये अच्छा खासा शुल्क लेने लगे, और फिर किसी तरह माल तो चलो वेनिस पहुंच जाता था, लेकिन तुर्की से माल यहां नहीं पहुंचता था। समस्या हो गई क्रिएट। और जो ये पुर्तगाली हैं, ये पुर्तगाल है, ध्यान रहे, ये अफ्रीका और यूरोप के बीच यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा। ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। अब यहाँ पे वेनिस से तो यहाँ सीधे पहुँच जाता था, कुछ व्यापार हो रहा था, लेकिन अन्य यूरोपीय देश कुछ फायदा नहीं पाते थे। इटली बहुत ही संपत्ति से धनवान हो गया था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करके, और पुर्तगालियों के लिए यानी अन्य यूरोपियों के लिए इधर तो कस्तुनतुनिया तुर्की के कब्जे में आ गया है, और इधर फारस की खाड़ी और इधर का लाल सागर यानी अरब के हाथों में आ गया है, और अब कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं। लेकिन इन लोगों को व्यापार तो करना था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से, लेकिन ये व्यापार करते तो कैसे? रास्ते तो सब ब्लॉक थे। तो अब क्या होता? कस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात यहाँ के जो स्पेनिश है, पुर्तगाली हैं, ये खोज कहा गया जिसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है वही व्यक्ति बहुत तिलमिलाता भी है जब कुछ नहीं पाता है। तो यही हाल थी पुर्तगाल की। अब पुर्तगाल के एक थे बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज जो है, ये चल दिए यहाँ से, निकले पुर्तगाल से। एक तो 1484 में ही एक लोग और निकले थे, लेकिन वो निकले भारत को खोजने, और खोज लिया अमेरिका को। कोलंबस उनका नाम था। और बार्थोलोम्यो डियाज चले यहाँ से। अब कस्तुनतुनिया आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब तुर्की और अरब भी भूल जाइए। अब बार्थोलोम्यो डियाज यहाँ से चलते हैं और खोजते 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 पहुँच जाते हैं यहाँ पे। और इसे बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, और इसे बोला जाता है उत्तमासा द्वीप। अब डियाज यहां तक तो पहुंच गए, केप ऑफ गुड होप, फिर उत्तमासा द्वीप तक पहुंच गए। उसके बाद में इनको लगा कि मैं गलत ट्रैक पे आ गया हूं, और 88 में ये फिर वापस चले गए। बार्थोलोम्यो डियाज वापस चले गए, क्योंकि यहां के आगे का रास्ता इन्हें कुछ सुझाई नहीं दिया। स्पेन के राजकुमार पूरी जिंदगी और पुर्तगाल के राजा अपनी पूरा दौलत
भारत के नए मार्ग के खोज के लिए लगा दिए। ध्यान रहे कि ये नए मार्ग की खोज है। कई जगह किताबों में आपको लिखे मिलेगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज की। हम क्या बोले, कुछ नहीं कहेंगे। आप इतना जानिए कि भारत कोई छुपा हुआ तितली नहीं था कि वास्को डी गामा पहुंचे खोज निकाले, हमें मिल गया। भारत को लोग पहले से जानते थे। भारत के लिए नए मार्गों की खोज की है, नए मार्गों की खोज की है। भारत से यूरोप में, अफ्रीका में, यहाँ सब कहीं व्यापार, चाइना में व्यापार बहुत पहले से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे व्यापार होते थे यहाँ। तो भारत की खोज इन्होंने नहीं किया, भारत के लिए नए मार्गों की खोज किया है। जब बार्थोलोम्यू डियाज वापस चले जाते हैं, उसके बाद में मई 1498 में वास्को डी गामा आते हैं उत्तमासा द्वीप पे। यहां पे जब पहुंचते हैं तब एक गुजराती पथ प्रदर्शक, गुजराती पथ प्रदर्शक का सहारा लेते हैं और उस सहारा से यहां पहुंचते हैं और यहां से भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंचते हैं। अब जिस समय पुर्तगाली भारत पहुंचते हैं, उस समय भारत में रूल कौन कर रहा है? उस समय भारत में शासन कर रहे हैं दक्षिण के तटवर्ती में जमोरिन शासक और भारतीय साम्राज्य में मुगल शासक, मुगल बादशाह अकबर शासन कर रहे हैं। यानी कि जिस समय ये आ रहे हैं, उस समय अभी यहां पे सल्तनत चल रही है। जिस समय 1498 में आ रहे हैं, यहां पे सल्तनत का काल है, सुल्तान का काल है। अभी मुगल भी नहीं आए हैं। मुगल तो आएंगे 1526 में। 1526 में मुगल आएंगे, अभी मुगल नहीं हैं। यानी कि जिस समय यहां से वास्को डी गामा पहुंचते हैं 1498 में, तो केरल के जो शासक थे, उनका पैतृक उपाधि था जमोरिन। जिस समय वास्को डी गामा पहुंचते हैं, उस समय अरब व्यापारी इस पे सब पे अपना अपना पूरा बेड़ा लगाए होते थे। और एक तो यहाँ पे सुल्तान का राज होता था, तो सुल्तान का राज था तो अरबों को संरक्षण भी प्राप्त था। इधर तुर्की को भी फायदा होता था क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम राज था। तो किसी भी स्थिति में इन लोगों को वरीयता मिले ये जरूरी नहीं था। लेकिन जमोरिन शासक हिंदू थे। जब इन्होंने देखा कि वास्को डी गामा इतनी मेहनत से पुर्तगाल से आए हैं, तो इन्होंने स्वागत किया, जमोरिन ने स्वागत किया। तो जाके अरब जो व्यापारी थे शांत हुए, नहीं तो उनका पूरा विचार था कि इन्हें मार करके फेंक दो। लेकिन पुर्तगाली भी कम नहीं थे, पुर्तगाली भी कम नहीं थे। ये भी आए थे, इनकी भी मंशा में बताता हूं अभी। तो अभी क्यों लिए जानिए कि यहां पे पुर्तगाली पहुंचे हैं। अब पुर्तगाल भारत पहुंच चुका है नए मार्गों से। अब ध्यान रहे कि यह है यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप को लांग करके भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जाना था, क्योंकि यहाँ पे तुर्की ने कस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया था 1453 में कब्जा कर लिया था। और इधर फारस पे और लाल सागर पे अरबों का आधिपत्य था, और इसलिए पुर्तगाल को नए मार्ग के खोज से वहाँ पहुँचना पड़ा। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और वो ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि अब पुर्तगाल का आगमन हम भारत में कर चुके हैं।
अब पुर्तगालियों का जो आगमन भारत में हो गया, तब आगमन हुआ क्यों? एक तो जहाजरानी का निर्माण हो चुका था, जहाजरानी का निर्माण, और दूसरा दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र कुतुब नुमा का विकास हो चुका था। इन दो वजह से समुद्री मार्गों को खोज पाना आसान हुआ। और जिस समय ये पुर्तगाली यहाँ से जाते हैं, उस समय भारत के जो बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है, खाड़ी यानी कोरोमंडल क्षेत्र, वहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार है चेट्टियार समुदाय का। चेट्टियार समुदाय का व्यापारिक जो है, ये जो बेल्ट है, ये चेट्टियार समुदाय के संरक्षण में है। और जो यहाँ का बेल्ट है, ये बेल्ट यहाँ पे यानी दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार, एशिया का व्यापार चुलिया मुसलमान के हाथ में है। यानी एकाधिकार है इन लोगों का, ऐसे व्यापारों पे एकाधिकार है इनका। यहाँ पे कोई दूसरा समुदाय व्यापार नहीं कर सकता, बंगाल की खाड़ी, कोरोमंडल तट पे, और दक्षिण पूर्व एशिया के चुलिया मुसलमान। अब इन दोनों लोगों का व्यापारिक एकाधिकार, तो इनसे भी चुनौती होगा। भारत में सल्तनत काल के लोग हैं, सुल्तान राज करते हैं, इनको बस अय्यासी और पैसा मिलता रहे, किसी की महिला देखे युद्ध कर लिए, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ से हमको फ़ायदा होगा और कहाँ से नहीं फ़ायदा होगा। यही स्थिति आगे चल करके जब मुग़ल बादशाह आएंगे तो उनको भी जल सेना का बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं था, उनको इल्म नहीं था कि उनको भी जल सेना बनानी चाहिए, क्योंकि जल सेना में लोग कमज़ोर थे। दक्षिण पूर्व एशिया में चुलिया मुसलमान और बंगाल खाड़ी में चेट्टियार जो है व्यापारिक एकाधिकार बनाए हुए थे। अब 17 मई 1498 को कालीकट के पास, ये जो कालीकट है, यहाँ पे पहुँचते हैं। कालीकट के पास में बंदरगाह है कप्पक डाबू, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। कालीकट के पास है कप्पक डाबू बंदरगाह था एक। कप्पक डाबू बंदरगाह था, और इसी स्थान पर, कप्पक डाबू स्थान पर ही जा करके वास्को डिगामा अपना बेड़ा उतारते हैं। अब कप्पक डाबू के पास में उतारते हैं, और जैसे ही बेड़ा उतरता है, जो अरब सुल्तान हैं, मतलब अरबी जो व्यापारी हैं, इन्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, और जाहिर सी बात है क्योंकि व्यापारी प्रतिद्वंदिता बढ़ने वाली थी, इन्हें अच्छा कैसे लग सकता था। लेकिन जैसे ही उनको पता चला, जमोरिन शासक, जमोरिन एक उपाधि था, जमोरिन शासक के हिंदू शासक थे। इन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। अब ये लोग चुप थे, भाई राजा स्वागत कर रहा है, क्या कर लोगे, ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इनकी भी मंशा बहुत अच्छी नहीं थी। पुर्तगाली जिस मंशा से गए थे, क्योंकि सरकार पुर्तगाल का पूरा समर्थन दे रही थी, और वो चाहती थी दो बातें। वो बातें क्या हैं अभी मैं बताता हूँ। वास्को डिगामा ने अपना बेड़ा उतारा, और जमोरिन शासक
इन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। और जब वास्को डी गामा भारत से सामान लेकर लौटे तो कहा जाता है सभी प्रकार के करों को चुकाने के पश्चात और कुछ यहाँ के जो अरबी व्यापारी थे इन्होंने कुछ लूटपाट भी किया था। लूटपाट के बाद जितना इन्वेस्ट किया था वास्को डी गामा के सरकार ने उससे 60 गुना ज़्यादा, 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ पुर्तगाल को। यानी जो लिस्बन है पुर्तगाल का एक शहर था, लिस्बन, ये कुछ समय के लिए व्यापारिक केंद्र बन गया। अब लोग वेनिस को भूल गए, क्योंकि एक तो वेनिस में इधर तुर्की दे ही नहीं रहा है सामान, वेनिस में ज़्यादा कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, और लिस्बन में वेनिस से सस्ता मिल रहा है सामान। तो पूरे व्यापारी लिस्बन के तरफ यूरोप के आ गए। और यहाँ का पुर्तगाल का जो राजा था मैनुअल प्रथम, इनका सीना चौड़ा हो गया। और ये यही नहीं रुका, इसने वाणिज्य प्रधान की उपाधि भी धारण किया। छोटी बात नहीं है ये। किसके बलबूते? मात्र भारत से कुछ सामान लाने के बल पे ये 60 गुना व्यापार कमाता है, 60 गुना लाभ कमाता है, और लिस्बन व्यापारी गढ़ बन जाता है। और वहाँ का शासक मैनुअल प्रथम वाणिज्यिक प्रधान की उपाधि धारण करता है। अब जाहिर सी बात है, फूला हुआ नहीं समा रहा है, अब ये कुछ और करेगा। तो वास्को डी गामा से कहा अब तुम आराम करो, बहुत थक गए हो। जैसे होता नहीं है कि कमाऊ पति हो और कमाऊ पुत्र हो, तो औरत और माँ दोनों एकदम लाल रहती हैं, एकदम लाल नहीं रहती हैं, कुछ रहती हैं जो खुश बहुत होती हैं। और नकारा पति हो, बेरोजगार, और घुमक्कड़ पूत, तो बाप और पत्नी दोनों सोचते हैं कि इसको कब कूट दें। लेकिन क्या करें, एक का हाथ बंधा होता है पुत्र है, एक का हाथ बंधा होता है पति परमेश्वर है। अपने परमेश्वर को काहे मारे, पाप का दावेदार बने। लेकिन आजकल की कुछ औरतें मारती भी हैं। तो 1500 ईस्वी में मैनुअल प्रथम ने पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल के नेतृत्व में एक बेड़ा भेजा। अब पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल जब आया तो इसको मनसा दिया गया। इसे कहा गया कि व्यापार के व्यापारी गढ़ बनाइए और जल्दी वापस आइए। पेड्रो कैब्राल भी आते हैं 1200 सदस्यों के साथ और 13 जहाजी बेड़ा लेकर, एक बहुत बड़ा बेड़ा लेकर, और पहुंचते ही एक अरब के जहाज को कब्जा करते हैं और जमोरिन को गिफ्ट करते हैं। मतलब तेल लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, यही वाली हाल था पुर्तगाल का। मारे किसको? अरब को। एक बेड़ा छीन लिए। अब भाई के पास 13 बेड़ा है, बीच में एक बेड़ा मिल गया होगा, उसको छीन लिए और जाके जमोरिन को दे दिए। जमोरिन ने स्वीकार भी कर लिया। अब अरब अगर इनसे मांगते हैं तो विवाद होता है, इनसे युद्ध करते हैं, वो तो होना ही है, आज नहीं तो कल। जमोरिन इनसे खुश हो गया। किससे खुश हो गया? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल से। और कैब्राल फिर पहुंच जाते हैं वापस 1 साल के बाद, और फिर माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लाभ होता है पुर्तगालियों को। अब पुर्तगाल यहाँ पे रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इसने वेनिस को मात दे दिया था और पुर्तगाल को लगता था कि अब मैं यहाँ पे एक छत्र राज कर सकता हूँ। तो 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आते हैं। अब जब 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आते हैं
तब ये भी उस समय फिर यहाँ से व्यापार करके वापस जाने के बाद फिर 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई जाती है। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितना इंपॉर्टेंट था अभी तक का जो था, ये था एक कहानी पुर्तगाल की। अब देखिए इनको 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा आ रहे हैं। अब इनको देखिए ये क्या करते हैं, बहुत खतरनाक आदमी। अब इसके शासक ने कहा, मैनुअल प्रथम ने, कि सब लोगों ने खेला है भारत भारत, पुर्तगाल पुर्तगाल, अब जाओ अपनी वास्तविक शक्ति दिखाओ। अब 1505 में आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। अल्मेड़ा, और ये 1509 तक रहते हैं। 1509 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1509 तक ये रहेंगे इस पद पे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जब भारत पहुंचता है तो इसको शक्ति क्या क्या होती है। पहली बात, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत आते हैं। इनको दो उद्देश्य दिया जाता है। पहला तो व्यापारिक उद्देश्य रहता ही है, और दूसरा रहता है कि हिंद महासागर पर कब्जा। और ये दोनों में सफल रहते हैं। इन्होंने क्या किया कि यहां से अरबों से युद्ध करके पहले तो यहां कब्जा किया, इस बेल्ट पे और इस बेल्ट पे, यानी कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, यानी कि शांत जल की नीति अपनाई। आप अगर शुरुआती दौर में कुछ करना चाहते हैं तो एक बैग आप अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। अग्रेसिव हो गए, नया नया पौधा हो उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा बहुत बुद्धिमान था। वो जानता था कि अगर ताकत को मजबूत करना है तो पहले शांत होकर के अपनी ताकत को बढ़ाइए, अपने क्षेत्र को बढ़ाइए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने यही किया। लेकिन कहा गया है कि होनी को कौन टाल सकता है। 1508 में इसकी शक्ति को बढ़ते देख मिस्र यानी ये भाई, तुर्की यानी ये भाई, अब व्यापार जो कि पुर्तगाली खात में जा रहा था उस सामान तो तुर्की के यहाँ जाएगा ही नहीं। अब कस्तूनतनिया लेकर झुंझुना बजाएंगे, क्या करेंगे वो। और एक ये भाई अरब। इन तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से चौल के मैदान में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। कितना बड़ा दुख है पुर्तगालियों के हाथ में। अब इतने दुख नहीं है, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा है बहुत खतरनाक आदमी था। उस समय ये मौके पे नहीं था, ये किसी अन्य जगह गया हुआ था, लेकिन इसका पुत्र था वो मारा गया। और कहते हैं जब पुत्र मारा जाए तो पिता तो भूखा शेर और पागल हो जाता है। जैसे ही इसको पता चलता है कि हमारे बेटे को मार दिया गया है और इन तीनों लोगों ने मिल करके मारा है, अकेले अकेले बस की बात नहीं थी। यह 1509 में पहुंचता है बहुत तेजी से और इन तीनों लोगों की वह पिटाई करता है, तीनों भाग जाते हैं, तीनों को पराजित कर देता है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। यानी कि चौसा के युद्ध का बदला भी लेता है
और यहाँ पे अपने आप को सशक्त बना देता है और पुर्तगालियों की साख और सैन्य शक्ति और नौवहन शक्ति तीनों पे मोहर लग जाती है कि पुर्तगाली जैसा कोई नहीं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं, 1515 तक रहते हैं। अब अल्बुकर्क आते हैं तो इनका दो मकसद होता है। एक तो ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। इसके लिए क्या करते थे, ये कहते थे कि पुर्तगाल के जो लड़के हैं केवल लड़के आएँ और भारतीय महिला से विवाह करें और कई महिलाओं से विवाह करके पुर्तगाली जनसंख्या को बढ़ाएं। और दूसरा, यह मुसलमानों से बहुत नफरत करता था। और जो कार्टेज व्यवस्था था, कार्टेज अल्मीड़ा व्यवस्था, उसको बहुत कठोरता से लागू किया। मतलब सागर के स्वामी बन गए। अब पुर्तगालियों को लगा कि अब हमें हिंद महासागर में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं दे सकता है और ये सबसे परमिट दे करके व्यापार करने लगे। और दो चीज़ों का व्यापार पे इन्होंने रोक लगा दिया, एक काली मिर्च और दूसरा बारूद। इस पर पुर्तगालियों ने अपना एकाधिकार बना लिया। इन्होंने कहा ना तो कोई भारतीय व्यापारी ना कोई विश्व का व्यापारी काली मिर्च का और बारूद का व्यापार नहीं कर सकता। यदि वह पकड़ा जाएगा तो पूरा उसे लूट लिया जाएगा और साथ ही साथ मारा भी जाएगा। यहाँ तक कहा जाता है कि अब जब इस समय ये लोग यहाँ पे आ गए हैं 1509 में अल्मीड़ा, तो अब ये क्या करता है कि यहाँ की लड़कियों से, भारतीय महिलाओं से विवाह करता है, मुसलमानों से नफरत करता है। और कार्टेज अल्मीड़ा व्यवस्था यानी एक दस्तक पत्र होता था कि अगर सागर में आपको अपने जो है वो ले जाने हैं बेड़े, तो आपको पुर्तगालियों से परमिट लेनी होगी। और पुर्तगाली परमिट देते ही नहीं थे, साथ ही साथ उनको सुरक्षा देने का बात करते थे। बेड़े के साथ पुर्तगाली बेड़ा जाता था। अब एक बेड़ा मान लीजिए जहाज है, इसके साथ पुर्तगाली बेड़ा जा रहा है, तो इसके दो मकसद थे। एक तो इनको परमिट दिया गया तो इनसे पैसा लिया गया है, तो इनकी सुरक्षा देना। अब ये केवल सुरक्षा के लिए पुर्तगाली ऐसा करते थे, तो इतना पुर्तगाली अच्छे नहीं थे। इन्होंने कहा सुरक्षा तो देंगे, साथ ही ये भी देखने जाते थे कि ये जो बेड़ा जा रहा है ये कहाँ व्यापार करेगा। इनकी मकसद तो मेन होता था कि ये बेड़ा हमारे खिलाफ तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए पुर्तगाली इस पर भी ध्यान रखते थे। सागर के स्वामी बन ही गए थे, काली मिर्च और बारूद पे एक अधिकार कर लिए थे। अब इतना सब करोगे तो सारी समुदाय एक होकर के तुम्हें पराजित करने की कोशिश तो करेगी। और इतने पे नहीं रुके, एक तो इतना कुछ कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस भारत में आके कर रहे हैं वहाँ के शासक को नाराज़ भी कर रहे हैं। 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया, गोवा पे कब्जा कर लिए। अब भाई इनके पास नौसैनिक शक्ति थी, जाहिर सी बात है अभी पुर्तगालियों को कोई भी नौसेना में पराजित नहीं कर सकता था। आने वाले समय में इसके बाद आ रहे डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे, वो इनको खूब धोएंगे, लेकिन अभी कोई नहीं है। अब गोवा के इस विजय ने पुर्तगालियों के नौसैनिक प्रभुत्व को स्थापित कर दिया कि अब पुर्तगालियों से डरो, डरो, जितना डर सकते हो डरो। भाई डर ही तो है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो या राष्ट्रीय समुदाय, डर ही है कि आपको आगे बढ़ाता है। अगर लोग आपसे डरते हैं तो चाहे डर से चाहे प्रेम से आपको वोट देंगे, आप जीतोगे। आज ऐसा होता है। फ्रेबिज्म
एक ऐसा शब्द है, इस पे चर्चा हम करेंगे बाद में, ये यही डर का कारण होता है। 1511 ईस्वी में मलक्का पे कब्जा और 1515 में हरमुज पे कब्जा। मतलब भारत, एशिया, यही मलक्का, ये गोवा, और यहाँ से ये हरमुज, यानी कि पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया? फारस के मुख्य बिंदु पे, भारत के मुख्य बिंदु पे और दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य बिंदु पे, यानी ये तीनों जगह कब्जा कर लिए। अब व्यापार हिंद महासागर में कहीं भी कोई करेगा, पुर्तगाली से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। अभी एक जगह बाकी है, वो है लाल सागर। यहाँ पे है अदन पे अभी कब्जा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कर ही लेंगे बाद में। फिर आ करके तुर्की अदन पे कब्जा कर लेता है जब ये पीटे जाना शुरू होते हैं पुर्तगाली तब। अब 1515 में हरमुज पे कब्जा कर लिए, इनका हो गया काम ख़त्म। इसके बाद कोई आया, एकदम आए होंगे भीरू काया टाइप के, जिसका इतिहास याद नहीं करता है, या आप कुछ अच्छा कीजिए तो पूरा बर्बाद कर दीजिए, इतिहास अभी याद रखेगा। अब आते हैं 1529 में नीनो डी कून्हा। इन्होंने इनका अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो मकसद था कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो, मुसलमानों से नफरत करो, व्यापार पे कब्जा करो, परमिट देकर स्वामी बनो, काली मिर्च बारूद को रोक लो, इस पर व्यापार स्वयं करो, यानी कि ये सारे कार्य अल्बुकर्क कर चुके थे। अब नीनो डी कून्हा 1529 में आते हैं और ये क्या क्या करते हैं। 1529 में पहुंच के सबसे पहला काम करते हैं, कोचीन से गोवा में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करते हैं। कोचीन से गोवा में स्थानांतरित करते हैं, यानी कोचीन से गोवा को अपना राजधानी बनाए। अब यहाँ पे इनके साथ एक संकट आ गया कि ये जो गुजरात है, यहाँ के शासक हैं बहादुर शाह, और जिस समय बहादुर शाह शासक बनते हैं, अब ध्यान रहे कि 1526 में मुगल भारत में आ चुके हैं, 1530 में बाबर की मृत्यु हो चुकी है, और 1530 के बाद हुमायूं बादशाह बना है, और इस समय हुमायूं बादशाह है। और छत्रप बुंदेलखंड के छत्रप ने हुमायूं को राखी भेजा कि हमें बहादुर शाह परेशान कर रहा है, हम आपसे अपना सहयोग चाहते हैं। हुमायूं भी राखी का बंधन निभाने चला गया और बहादुर शाह गया डर। उसने पुर्तगालियों से कहा हमारा तुम साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तो बहादुर शाह ने कहा तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें व्यापार की अनुमति देंगे। वाह, कितना बढ़िया संयोग है। पुर्तगाली भी मान गए, हमें क्या करना है, चलो ठीक है। लेकिन बहादुर शाह आए, हुमायूं आते कि बहादुर शाह भाग गए। पुर्तगालियों ने इनको बचाया, हुमायूं वापस लौट गया, फिर बहादुर शाह आ गए। लेकिन अब एक बार अगर आपकी कमजोरी आपके दुश्मन को पता चल जाएगी तो दोबारा तो आपको कहाँ छोड़ेगा। अब बहादुर शाह ने कहा, पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से अपना हक मांगा। पुर्तगालियों को बहादुर शाह ने थोड़ा सा हक दे दिया, लेकिन जितना दिया उसके बाद दीवार बनाने की कोशिश किए। बहादुर शाह ने कहा हम बचे हुए अपने बाग को हम दीवार बना लेते हैं, तुम उस पार हम इस पार। पुर्तगालियों ने कहा हम केवल इतने के लिए थोड़े आए थे, हम व्यापार करने आए थे, ये हम जानते थे, ये तुम जानते थे कि हम व्यापार करने आए हैं, लेकिन हम तो भारत को लूटने आए हैं। भारत की धन संपदा, भारत की विविधताएं, भारत का व्यापार, ये सब विदेशियों को आकर्षित करता रहा है हमेशा से। भारत को लूटने कोई भी मुंह उठा के चला आता था, चलो भारत में बहुत धन है उठा लाओ। अरे भारत की धरती महान है, तुम्हारे जैसे लोगों के बर्बाद नहीं होगी। फिर हो गया है, 5वीं अर्थव्यवस्था हुआ है, 10 साल बाद दूसरी हो जाएगा। दीवार पे दीवार बनाएंगे,
बहादुर शाह ने कहा दीवार बनाएंगे। पुर्तगालियों ने कहा ठीक है बनाना, हम आओ समझौता कर लेते हैं। पुर्तगाली बुलाए इनको बढ़िया सम्मान के साथ, अपने एक जहाजी बेड़ा पे बैठाए समुद्र में और इनको खूब आओ भगत के पानी में लेकर गए, मार के फेंक दिए, पूरे पे कब्जा कर लिए। ये थे पुर्तगाली। बहादुर शाह का भी राम नाम सत्य हो गया और पुर्तगाली कब्जा कर लिए। यानी कि गुजरात के शासक बहादुर शाह से विवाद हुआ, पुर्तगालियों ने इनको मार के फेंक दिया। अब 34 में बेसिन पर और 35 में दीव पर कब्जा कर लिए। यानी कि नीनो डी कून्हा भी अपना काम बेहतर तरीके से कर गए। अब पुर्तगालियों के सामने आ जाते हैं डच। इन्होंने क्या किया, 1602 में सबसे पहले वांटम के समीप एक जहाजी बेड़ा था, उस पर डचों ने कब्जा किया, आक्रमण किया और पुर्तगालियों को पराजित किया। यानी पुर्तगाल की पहली पराजय, इन्हें मुबारक हो। इधर पुर्तगाल को पहली पराजय 1602 में होता है, उधर 1611 में अंग्रेजों ने भी पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अब 1641 में डचों ने मलक्का को जीत लिया। जैसे जैसे अल्बुकर्क ने जीता था वैसे वैसे अब डचों ने पुर्तगालियों से छीनना शुरू कर दिया। 1641 में मलक्का जीता, 1658 में संपूर्ण श्रीलंका को डचों ने ले लिया, 1663 में मालाबारी दुर्ग को भी डचों ने जीत लिया। अब केवल पुर्तगाल के पास क्या बचा, गोवा, दमन और दीव। ये 1961 तक इनके पास था, उसके बाद भारत ने छीन लिया। वो भी बंदूक के बल पे। इनसे कहा कि चलो निकलो, पहले बहुत आनाकानी किए, मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा दे यह है वो है, जाओ मार खाओगे, फिर यहाँ चले गए। अब इनके योगदान है तंबाकू, आलू, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, ये सब पुर्तगालियों की देन है भारत को। इनके पतन के और कई कारण थे। एक तो पुर्तगालियों के पतन में, आप इनके पतन को समझ लीजिए कि क्या क्या कारण रहे। पुर्तगालियों के पतन में पुर्तगाली ही जिम्मेदार थे, और शक्तियां तो जिम्मेदार थी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा वो स्वयं जिम्मेदार थे। यह है भारत, यहाँ है पुर्तगाली, मैंने पहले मैप बनाया था, यह है ब्राज़ील। पुर्तगाली ने ब्राज़ील को भी खोजे थे, ब्राज़ील भी उपनिवेश बनाए, और जो पुर्तगाली यहाँ भारत में थे, अब पुर्तगाली जो शक्ति थी वो सरकारी थी, तो लोग सरकारी चीज़ों पे कहाँ ध्यान देते हैं, लोग व्यक्तिगत लाभ के आगे कुछ नहीं देखा। कहा जाता है कि पुर्तगाली आए थे, एक हाथ में तलवार था और दूसरे हाथ में धर्म, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में धर्म था। तो आगे जब भारत में पहुंचे तो उन्होंने धर्म को छोड़ा और धन को हाथ में लिया। अब एक हाथ में धन, एक हाथ में तलवार हो गया। इतना लालच फैला कि तलवार भी छोड़ा, और दोनों हाथ में धन लेने की कोशिश में जब तलवार भी छूटा, धर्म भी छूटा, तो दूसरे लोग तुम्हारे धन को लेने के लिए तुम पे तलवार से वार करेंगे और ले लेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इनके ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो अब नया उपनिवेश मिला था ब्राज़ील, इसको कब हाली को एकदम खोखला करने के लिए कोशिश करने लगे। यानी शक्ति इनका बट गया। जब आधी से ज़्यादा शक्ति यहाँ लग गई, यहाँ कुछ कम लोग बचे और यहाँ की स्थिति को ये समझ नहीं पाए और बाद में इन पे कब्जा हो गया। यानी इनकी यहाँ पे नौसैनिक शक्ति कमज़ोर हुई और डचों ने और अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया और भारत पर प्रभुत्व पुर्तगालियों का समाप्त हुआ। और यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। साथियों, यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें,
लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।